कहानी है गलत समझ। तरुण का तबादला मुंबई हुआ तो रीना यह सोचकर खुश हो उठी कि चलो इसी बहाने फिल्मी कलाकारों से मुलाकात हो जाएगी। वैसे कहाँ मुंबई घूमने जा सकते थे। तरुण ने मुंबई आकर पहले कंपनी का कार्यभार संभाला, फिर बरेली जाकर पत्नी व बेटे को ले आया। इधर उधर घूमते हुए पूरा महीना निकल गया। धीरे धीरे दंपति को महंगाई और एकाकीपन खलने लगा। उनके आसपास हिंदी भाषी लोग न होकर महाराष्ट्र के लोग अधिक थे, जिनकी बोली अलग तरह की थी। काफी मशक्कत के बाद उन्हें तीसरे माले पर एक कमरे का फ्लैट मिला था, जिसके आगे के बरामदे में उन्होंने रसोई और बैठने का स्थान बना लिया था। रीना ने सोचा था कि मुंबई में ऐसा घर होगा जहां से उसे समुद्र दिखाई देगा, पर यहाँ से तो सिर्फ झुग्गी झोंपड़ियां ही दिखाई देती है। तरुण रीना को चिढ़ाता, मैडम असली मुंबई तो यही है। मछुआरे और मजदूर झुग्गी झोंपड़ियों में नहीं रहेंगे तो क्या महलों में रहेंगे। जब कभी मछलियों की महक आती तो रीना नाक सिकोड़ती। घर की सफाई एवं बर्तन धोने के लिए काम वाली बाई रखी तो रीना को उससे भी मछली की बदबू आती हुई महसूस हुई। उसने उसी दिन बाई को काम से हटा दिया। रीना के लिए गर्भावस्था की हालत में घर के काम की समस्या पैदा हो गई। नीचे जाकर शाकभाजी खरीदना, दूध लाना, 3 वर्ष के गूंज को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर घर के सारे काम करके तरुण की पसंद का भोजन बनाना अब रीना के वश का नहीं था। तरुण भी रात को अक्सर देर से लौटता था। तरुण ने मां को आने के लिए पत्र लिखा तो मां ने अपनी असमर्थता जताई कि तुम्हारे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर तुम्हारे एक कमरे के घर में न सोने की जगह है न बैठने की। तरुण ने अपनी पहचान वालों से एक अच्छी नौकरानी तलाश करने को कहा, पर रीना को कोई पसंद नहीं आई। तरुण ने अखबार में विज्ञापन दे दिया। फिर कई काम वाली बाइयां आई और चली गईं। एक सुबह एक अधेड़ औरत ने आकर उनका दरवाजा खटखटाया और पूछा कि आपको काम वाली बाई चाहिए। हाँ हाँ, कहाँ है? मैं ही हूँ। तरुण व रीना दोनों ही उसे देखते रह गए। हिंदी बोलने वाली वह औरत साधारण मगर साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थी। मैं घर के सभी काम कर लेती हूँ, सभी प्रकार का खाना बना लेती हूँ, पर मैं रात में नहीं रुक पाऊंगी। ठीक है, तुम रात में मत रुकना। तुम्हारा नाम क्या है? लीला। देखो लीला, हमारी छोटी सी गृहस्थी है, इसलिए अधिक काम नहीं है, पर हम साफ सफाई का अधिक ध्यान रखते हैं। रीना बोली, बीबी जी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लीला ने प्रतिमाह 3000 रुपये वेतन मांगा, पर थोड़ी नानुकुर के बाद वह 2500 रुपये पर तैयार हो गई और उसी दिन से वह काम में जुट गई। पूरे घर की पहले सफाई धुलाई की, फिर कढ़ी चावल बनाए और गूंज की मालिश करके उसे नहलाया। तरुण व रीना दोनों ही लीला के काम से बेहद प्रभावित हो गए, यद्यपि उन्होंने लीला से उसका पता तक भी नहीं पूछा था। लीला शाम को जब चली गई तो दंपति उसके बारे में देर तक बातें करते रहे। तरुण व रीना आश्वस्त होते चले गए जैसे लीला उनकी माँ हो। वे दोनों उसका सम्मान करने लगे। लीला परिवार के सदस्य की भांति रहने लगी। सुबह आने के साथ ही सबको चाय बनाकर देना, गूंज को रिक्शे तक छोड़कर आना, तरुण को 9 बजे तक नाश्ता व लंच बॉक्स तैयार करके देना, रीना को फलों का रस निकाल कर देना। यह सब कार्य लीला हवा की भांति फुर्ती से करती रहती थी। लीला वाकई कमाल का भोजन बनाना जानती थी। रीना ने उससे ढोकला, डोसा बनाना सीखा, भांति भांति के अचार चटनियां बनानी सीखी। ऐसा लगता है अम्मा, आपने कुकिंग स्कूल चलाया है? एक दिन मजाक में रीना ने पूछा था। हाँ, मैं सिलाई कढ़ाई का भी स्कूल चला चुकी हूँ। रीना मुस्कुराती मन में सोचती रहती कि उसे तो बढ़ चढ़ कर बोलने की आदत है। डिलीवरी के लिए रीना को अस्पताल में दाखिल कराया गया तो लीला रात को अस्पताल में रहने लगी। तरुण और अधिक आश्वस्त हो गया। उसने मां को फोन कर दिया कि तुम पिताजी की देखभाल करो, यहाँ लीला ने सब संभाल लिया है। रीना को बेटी पैदा हुई। तीसरे दिन रीना नन्ही सी गुड़िया को लेकर घर लौटी। लीला ने उसे नहला धुलाकर बिस्तर पर लिटा दिया और हरीरा बनाकर रीना को पिलाया। लीला अम्मा, आपने मेरी सास की कमी पूरी कर दी। कृतज्ञ हो, रीना बोली थी। तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैं तुम्हारा नमक खा रही हूँ तो फर्ज निभाना मेरा कर्तव्य है। तरुण ने भी लीला की खूब प्रशंसा की। एक शाम तरुण रीना व बच्ची को लेकर डॉक्टर को दिखाने गया।
तो रास्ते में लोकल ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाने के कारण दंपति को घर लौटने में रात के 12 बज गए। घर में ताला लगा देख दोनों अवाक रह गए। अपने पास रखी दूसरी चाबी से उन्होंने ताला खोला और आसपास नजरें दौड़ाकर लीला को तलाश करने लगे। चिंता की बात यह थी कि लीला गूंज को भी अपने साथ ले गई थी। तरुण व रीना के मन में लीला के प्रति आक्रोश उमड़ पड़ा था। रीना बोली, यह लीला भी अजीब नौकरानी है। एक रात यहीं रह जाती तो क्या हो जाता? गूंज को क्यों ले गई? बच्चे की चिंता पति पत्नी को काटने लगी। पता नहीं लीला का घर किस प्रकार का होगा। गूंज चैन से सो पाएगा या नहीं। पूरी रात चिंता में गुजारने के पश्चात जब सुबह होने पर भी लीला अपने निर्धारित समय पर नहीं लौटी तो रीना रोने लगी। नौकरानी मेरे बेटे को चोरी करके ले गई। पता नहीं मेरा गूंज किस हाल में होगा। तरुण को भी यही लग रहा था कि लीला ने जानबूझकर गूंज का अपहरण कर लिया है। नौकरों का क्या विश्वास, बच्चे को कहीं बेच दे या फिर मोटी रकम की मांग करें। लीला के प्रति शक बढ़ने का कारण यह भी था कि वह प्रतिदिन उस वक्त तक आ जाती थी। रीना के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा होकर कारण पूछने लगे। फिर सब लोग तरुण को पुलिस को सूचित करने की सलाह देने लगे। तरुण को भी यही उचित लगा। वह गूंज की तस्वीर लेकर पुलिस थाने जा पहुंचा। लीला के खिलाफ बेटे के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराकर वह लौटा। तो पुलिस वाले भी साथ आ गए और रीना से पूछताछ करने लगे। रीना रो रोकर लीला के प्रति आक्रोश उगले जा रही थी। पुलिस वाले तरुण व रीना का ही दोष निकालने लगे कि उन्होंने लीला का फोटो क्यों नहीं लिया, बायोडेटा क्यों नहीं बनवाया, न उसके रहने का ठिकाना देखा, जबकि नौकर रखते वक्त यह सावधानियां आवश्यक हुआ करती है। अब इतनी बड़ी मुंबई में एक औरत की खोज रेत के ढेर में सुई खोजने के समान है। अभी यह सब हो ही रहा था कि अचानक लीला आ गई। सब भौचक्के से रह गए। हमारा गूंज कहाँ है? तरुण व रीना एक साथ बोले। लीला की रंगत उड़ी हुई थी, जैसे रात भर सो न पाए हो। फिर लोगों की भीड़ व पुलिस वालों को देखकर वह हक्की बक्की सी रह गई थी। बताती क्यों नहीं? कहाँ है इनका बेटा? तू कहाँ छोड़कर आई है उसे? पुलिस वाले लीला को डांटने लगे। अस्पताल में। लीला रोने लगी। अस्पताल में क्यों? तरुण के मुंह से निकला। हाँ साहब, आपका बेटा अस्पताल में है। कल जब आप लोग चले गए थे तो गूंज सीढ़ियों पर से गिर पड़ा। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गई। अब वह बिल्कुल ठीक है। मैं उसे दूध बिस्कुट खिलाकर आई हूँ। पर साहब, यहाँ पुलिस आई है। आपने पुलिस बुला ली। मेरे ऊपर शक किया, मुझे चोर समझा। लीला रोते रोते आवेश में भर उठी। मैं मेहनत करके खाती हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनती। आप लोगों से अपनापन पाकर लगा, आपके साथ ही जीवन गुजर जाएगा। मैं गूंज को कितना प्यार करती हूँ, क्या आप नहीं जानते? फिर भी आपने। लीला अम्मा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझ लिया था। तरुण व रीना लीला के सामने अपने को छोटा समझ रहे थे। साहब, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी, पर जाने से पहले मैं आपको आपके बेटे से मिलाना ठीक समझती हूँ। आप सब मेरे साथ अस्पताल चलिए। तरुण, रीना, कुछ पड़ोसी व पुलिस वाले लीला के साथ अस्पताल पहुंच गए। वहां गूंज को देख दंपति को राहत मिली। गूंज के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि लीला ने अपने कानों की सोने की बालियां बेचकर गूंज के लिए दवाएं खरीदी थी। साहब, आपका बेटा आपको मिल गया। अब मैं जा रही हूँ। तरुण और रीना दोनों लीला के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माफ कर दो अम्मा, हमें छोड़कर मत जाओ। दोनों पति पत्नी इतनी अच्छी आया को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए बार बार आग्रह करके उन्होंने उसे रोक लिया। लीला भी खुश हो उठी कि जब आप लोग मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं, रुकने का इतना आग्रह कर रहे हैं, तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। साहब, मेरा मुंबई का घर नहीं देखोगे? एक दिन लीला ने आग्रह किया। तरुण व रीना उसके साथ गए। वह एक साधारण वृद्धाश्रम था, जिसके बरामदे में लीला का बिस्तर लगा हुआ था। आश्रम वालों ने उन्हें बताया कि लीला अपने वेतन का कुछ हिस्सा आश्रम को दान कर देती है और रात को जाग जाग कर वहां रहने वाले लाचार बूढ़ों की सेवा करती है। अब तरुण व रीना के मन में लीला के प्रति मान सम्मान और भी बढ़ गया था। लीला के जीवन की परतें एक एक करके खुलती गईं। उस विधवा औरत ने अपने बेटे को पालने के लिए भारी संघर्ष किए।
मगर बहू ने अपने व्यवहार से उसे आहत कर दिया था। अतः वह अपने बेटे बहू से अलग इस वृद्धाश्रम में रह रही थी। संघर्ष ही तो जीवन है। लीला मुस्करा रही थी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।